डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज 69 बीपीएससी के जो टॉप 1000 की सीरीज़ चल रही है उसमें हम पार्ट 5 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले एंशिएंट इंडिया के 2, मिडिवल इंडिया के 2 पार्ट आ चुके हैं। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे और इसके भी आगे के पार्ट्स आएंगे। तो इसमें आप जो पिछले 4 वीडियोस आए आप उसको देख सकते हैं। आने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस कवर किए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, मतलब किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। यह अंग्रेजों, मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में हुआ था और इस युद्ध में भी अंग्रेजी विजय हुए थे। और इस समय बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर से मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। ठीक है, तो अब हम जानते हैं क्या था। देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल हमेशा से बहुत संपन्न रहा है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे, जब एक तरीके से, तो उनका जो इंटरेस्ट था वह बंगाल की तरफ आ गया था। और उससे पहले एक युद्ध, प्लासी का युद्ध हो चुका था, जिसमें जो कि 23 जून 1757 में हुआ था। उस समय अंग्रेजों के जो सेनापति थे वह रॉबर्ट क्लाइव थे और वह युद्ध बंगाल के सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति की धोखेबाजी के कारण पराजित होता है और वहां भी अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब क्लाइव के हाथों जब कठपुतली बनने के बाद मीर जाफर को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, जिसे भी एक तरीके से अंग्रेज जीतते हैं। और जो बक्सर का युद्ध होता है वह एक ब्रिटिश शासन की, जो अंग्रेज में इंडिया में जो एक तरीके से, भारत में एक तरीके से पूरी पैठ कही जाती है और बंगाल में स्पेशली वह हुई है। भारत का, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय यह दोनों लॉर्ड कैनिंग के समय था भारत का। ठीक है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और वायसराय की स्थापना को बनाया जा रहा था। तब पहले बंगाल में हर प्रेसिडेंसी में अलग अलग बनते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल अलग होते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अलग होते थे, मद्रास के अलग होते थे। फिर बाद में हमने देखा कि उसे बंगाल को ही सबका बनाया जाने लगा, फिर गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो लॉर्ड कैनिंग थे जिन्हें गवर्नर जनरल व वायसराय दोनों कहा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 2 लिखा है, इसको आप सही कर लीजिएगा। राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा चालू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये डलहौजी की नीति थी। ठीक है, डलहौजी की यह नीति थी, जिसमें यह नीति पूरी तरीके से क्या थी मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या जो व्यपगत का सिद्धांत था, उसमें क्या होता था कि जब भी भारतीय रियासत में उस समय किसी राजा शासक के पास कोई पुत्र नहीं होता था, वह या राजा की कोई संतान नहीं होती, तो वह किसी दूसरे बच्चे को गोद लेते थे। तब वह जो गोद लिया हुआ पुत्र था वह राजा बनता था और इस जो बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही थी। इसी समय हड़प नीति या व्यपगत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ था। इसमें सबसे पहले यह हुआ कि जिन राजाओं ने अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार करी हुई थी, उन राजाओं या रियासतों के यदि कोई संतान नहीं होती है तो वह अपने बच्चे को गोद लेके अगला राजा अगर उसे बनाएगा तो कंपनी उसे बच्चे को राजा नहीं मानती है और वह जो जितनी भी जो संपत्ति है वह कंपनी की हो जाएगी। और दूसरे, अगर आप किसी युद्ध में अंग्रेजों से हार गए हैं तो अब वे अंग्रेजी कंपनी के ऊपर निर्भर हो गए हैं और यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं है तो वह बच्चे को ना गोद ले सकते थे और कंपनी पर पूर्ण तरीके से जो होता था वह अंग्रेजों का ही अधिकार हो जाता था। किसने? इससे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, भगत, झांसी, नागपुर के साथ साथ कई ऐसे जो इन लोगों को जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
के द्वारा अंग्रेजी कंपनी ने अपने प्रशासन में हड़प नीति द्वारा इसको अपने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि अवध के बारे में, अवध पे अच्छे तरीके से प्रशासन या कुशासन के आरोप लगाकर उसको भी अपने अंडर कर लिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है, क्यों? इसका ऑप्शन सही है बी। इसने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। यह कहा गया है कि पहले अंग्रेज मद्रास और बॉम्बे की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बंगाल में अपनी विजय मिली और बंगाल एक तरीके से उनके लिए की बन गई थी, एक तरीके से एक चाबी थी पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए, और बंगाल पर उन्होंने वर्चस्व के साथ साथ पूरे भारत पे अपना नियंत्रण कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी, किससे पड़ी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1835 के मैकाले मिनट से हम कह सकते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को हम देखते हैं जब उग्र हुआ, तत्कालीन भारत के ब्रिटिश गवर्नर विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया और भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करने को कहा था। तब उन्होंने 2 फरवरी 1835 में अपना जो मैकाले मिनट प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने भारतीय भाषा और उनके साहित्य की आलोचना की थी और आंग्ल भाषा और साहित्य की प्रशंसा की थी। मैकाले के अनुसार भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए जो चाहते थे जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु उसकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और जितने भी जो कार्य करने का तरीका हो वो अंग्रेजों जैसा हो। अर्थात वह ब्राउन रंग का अंग्रेजों का एक वर्ग चाहते थे, जिससे उन्हें कार्य करने में एक तरीके से जो लोअर कार्य करने, जो ऑफिस के कार्य होते हैं, जो वह वहाँ से लोग नहीं बुला सकते हैं और यहाँ के लोग शिक्षित नहीं थे होते हैं, तो उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था, एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उस कार्य को सही से कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से वह इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ की जो शिक्षा थी, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव उस समय से पड़ी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या था? तो इसका ऑप्शन सही है बी। एक सेकेंड, बी। ठीक है, पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसी स्ट्रॉट, फिर हम देखते हैं कि कर्टियर, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। इस तरीके से गवर्नर जनरल का एक कालक्रम एक तरीके से पूरा रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी 1799। ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें यह मारे गए थे। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। उससे पहले 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए होते हैं। ठीक है, जो आंग्ल मैसूर युद्ध भारत अंग्रेजों और वहाँ के विद्रोही गुट के बीच में हुआ रहता है। मैसूर राज्य के लोग जो थे वह अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के जो पिता होते हैं, हैदर अली ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसियों के सहयोग से 1755 में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। उसके बाद यह जो युद्ध था, जो उन दोनों के बीच में संघर्ष था, अंग्रेज और मैसूर के बीच में, वह शुरू हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में चला था। यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था और इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठा और निजाम से संधि करके संयुक्त मोर्चा बनाया था। ठीक है, और इसमें हम ये देखेंगे कि 1769 में जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की और जिसकी शर्तों के अनुसार उन्होंने दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780-84 के बीच में हुआ था। उस समय वारन हेस्टिंग थे और जो पहला युद्ध था जिस समय गवर्नर जनरल उस समय भी वारन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उस समय हम देखते हैं कि ये भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था।
इसमें इस समय भी हैदर ने निज़ाम और मराठों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली थी। इस समय हैदर की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद जो इस समय इस युद्ध का संचालन था वह उसके पुत्र टीपू सुल्तान पे आ गया था और उसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 में बंदी बना लिया था। 1784 तक टीपू ने इस युद्ध को जारी रखा और फिर दोनों पक्षों में मंगलौर की संधि संपन्न हुई थी, जिसके तहत फिर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वापस से वहाँ पर टीपू सुल्तान ये युद्ध जारी रखता है। उसके बाद हम देखते हैं तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1792 में हुआ था। इस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे और इस टाइम पे जो युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर कई प्रकार से आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि वह फ्रांसीसियों के साथ गुप्त समझौता कर रहे हैं और जिसकी वजह से वह उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में हम देखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इस संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना पड़ता। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ता। और जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता 1799 में, इस युद्ध में टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी प्रयास किया था, लेकिन यह स्थिति वहां पे बन नहीं पाई थी और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान संयुक्त अंग्रेजी सेना से युद्ध करते हुए मारा गया था और इसे मैसूर की स्वतंत्रता का एक इतिहास जो होता है वह समाप्त हो गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से अडयार वंश के एक बालक को कृष्ण राय को बैठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस तरीके से ये चीज़ें चली हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सूची सम्मिलित करनी है कि कौन सा ऑप्शन किससे मिलता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जिस तरीके से पहली सूची में दिए गया है वो देखते हैं और उसके बाद आगे का देखते हैं। यहाँ पे राज्य और संस्थापक दिए गए हैं कि जो ये अलग जो राज्य संस्थापना जो मुगल साम्राज्य से हटके, जो मुगल शासकों से हटके जो राज्यों की स्थापना हुई थी उसके किस तरीके से बंगाल 1713 इसकी जो स्थापना थी वह मुर्शीद कुली जाफर खान ने की थी। फिर दूसरा है जो फर्रुखाबाद 1714 इसकी स्थापना मोहम्मद खान बख्श ने की थी। तीसरा जो कर्नाटक है 1720 इसकी स्थापना सादुतुल्लाह खान ने की थी। जो चौथा है अवध उसकी स्थापना मीर मोहम्मद अमीर सादत खान यानी कि बुरहान मुल्क ने की थी। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें जो है 1 2 3 4 जो नीचे इसमें एग्जैक्टली जो सेम है वो वैसा ही रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसका कोड है वो आप लिख लीजिएगा कि बंगाल की मुर्शीद कुली जाफर खान, फर्रुखाबाद की मोहम्मद खान बख्श, कर्नाटक सादुतुल्लाह और चौथा अवध का बुरहान मुल्क। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है। मुर्शीद कुली जाफर खान ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और ढाका से अपनी बंगाल की राजधानी जो पूरी उस समय बंगाल पूरा जो जो पश्चिम बंगाल और जो उस समय का बांग्लादेश है वह मिला हुआ था, तो उस समय जो राजधानी थी वह ढाका थी, तो उसको मुर्शिदाबाद स्थापना वहाँ से स्थानांतरित किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमें सूची मिलानी है कि कौन से ईयर में कौन सा युद्ध हुआ है। ठीक है, तो इसमें जैसे 70 पहले जो दिए हुए है जिसमें ईयर दिया हुआ है और सेकेंड बार में जो दिया है वहाँ पर युद्ध दिए हैं कि कौन कौन सा हुआ है। तो 1775 यानी कि जो पहला है उसमें युद्ध हुआ है थर्ड, यानी कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह हुआ था इस समय। ठीक है, फिर है दूसरा 1780 इसमें हुआ है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आंग्ल मैसूर युद्ध अभी मैंने आपको बताया है। फिर है तीसरा 1824 इस समय जो युद्ध हुआ है वह प्रथम आंग्ल बर्मा का युद्ध हुआ है और उसके बाद जो 1838 है उस समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है। तो इस तरीके से बहुत बार आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेते तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग ईयर वाइज चीज़ें एक तरीके से एक जगह पूरे नोट्स बना के लिख लीजिए, जिसमें एक जगह सारे आप
आंग्ल मैसूर, आंग्ल कर्नाटक के, आंग्ल बर्मा, अफगान, जहाँ जहाँ एंग्लो मराठा जितने भी वॉर हुए हैं उनको एक जगह लिस्ट बना के रख लीजिएगा और उसको आप रिवाइज करते रहिए, ये बहुत हेल्प रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में लागू किए गए क्षेत्रों उसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, तो जो ये नीचे क्षेत्र दिए गए हैं उनमें हमें बताना है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। 1 2 3 4 5 इस जितने सब हैं इस सब में हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो सिस्टम था वह लागू किया गया था। अब स्थायी बंदोबस्त क्या है वह जानते हैं। इसमें क्या किया गया था, इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग जो 19% एरिया था वह इसके अंतर्गत आता था, जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक के जितने भी क्षेत्र थे वह आते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी वह अपने क्षेत्र के भू राजस्व की वसूली करने का हक रखते थे और उसका जो 10वां या 11वां हिस्सा उन्हें अपने पास रखना होता था और बाकी हिस्सा उन्हें कंपनी के पास जमा करना होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार काश्तकारों से मतलब जो काम करने वाले थे उनसे मनचाहा लगान वसूल कर लेते थे और लगान ना देने पर काश्तकारों से जमीन भी छीन ली जाती थी। कुल मिला के काश्तकार पूरी तरीके से जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए थे। इस व्यवस्था के लाभ के रूप में कंपनी को आय के रूप में एक निश्चित हिस्सा प्राप्त हो गया था जिस पर फसल नष्ट ना होने का भी कोई असर नहीं होता। ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। इसमें ना कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कितना लेते, तो मतलब उनको 1/10 आप अपने पास रखो और बाकी आपको उनको जमा करना ही करना होता है। ठीक है, दूसरा लाभ स्थायी बंदोबस्त से यह हुआ कि जमींदार के रूप में कंपनी को एक ऐसा वर्ग मिल गया था जो लंबे समय तक कंपनी के प्रति निष्ठावान बना रहा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की स्थिति अत्यधिक मजबूत हो गई क्योंकि उन्हें भूमि का पूर्ण तरीके से स्वामी बना स्वीकार कर लिया गया था और भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया कि लोगों के पास खेती करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके समय हुई है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के समय 1921 में अंग्रेज जो प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जहां तक अंग्रेजों अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय और यूरोपीय लोगों पर बराबरी का रुकना। तो ये इस तरीके से यह इल्बर्ट बिल था। ये देखते हैं क्या था एक बार। उस समय जब ये क्या कानून था कि अगर किसी भारतीय पर कोई केस हुआ है तो उसकी जो मुकदमे की सुनवाई है वह भारतीय या यूरोपीय कोई भी न्यायाधीश कर सकता है, लेकिन अगर यूरोपीय किसी व्यक्ति पर केस हुआ है तो उसकी जो सुनवाई थी वह केवल यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा हो सकती। तो इसी के खिलाफ रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय यह आया था और यूरोपियों के विरुद्ध न्यायाधीशों के मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपीय वासियों के इसके प्रबल विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया था। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध को हम श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें भी देखिए सूची सम्मिलित की गई है, तो इसका जो ऑप्शन है पहले देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इसमें बताना है कि कैसे कैसे क्या है। तो सूची 1 में आपको एक तरीके से जैसे कि पहला है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, ये क्या है। तो ये जागीरदारी प्रणाली थी। ठीक है, फिर है मालगुजारी के इजारदारों एवं तहसीलदारों को आवंटित भूमि, तो यह क्या था, यह था जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, पहला वाला जागीरदारी था, दूसरा जमींदारी। तीसरा है उप किराए पर देने, गिरवी रखने को हस्तांतरित करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, यह क्या था, यह महलवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, और जो चौथा है वह क्या था कि ग्राम स्तर पे भू राजस्व बंदोबस्ती, यह क्या था, एक सेकेंड, हाँ नहीं एक मिनट, सॉरी, इसका ऑप्शन 2 है, इसका ऑप्शन 2 है और इसका ऑप्शन 3 है। ठीक है तो जो दूसरा वाला था वो रैयतवाड़ी था और जो तीसरा वाला है ग्राम स्तर पे भू राजस्व की जो बंदोबस्ती थी उसे हम कहते हैं महलवाड़ी जो व्यवस्था थी वह थी। ठीक है,
तो जैसे मैंने अभी आपको स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा बताया था, अब हम महलवाड़ी में देखते हैं। देखिए महलवाड़ी या स्थायी, जब इसकी जो सबसे पहले हम जानते हैं जो महलवाड़ी के बारे में। स्थायी और रैयतवाड़ी सफलता जो व्यवस्था थी, उसकी असफलता के बाद महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। इसमें उपज 30% थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था कि महल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। प्रत्येक गांव के लोगों को अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक समय सीमा के अंतर्गत लगान की अदायगी करने की व्यवस्था होती थी। महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 30% हिस्से में लागू थी। कहाँ कहाँ पे? दक्कन के कुछ क्षेत्र में, उत्तर भारत के कुछ प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब जैसे कुछ हिस्से में लागू थी। अब हम देखते हैं रैयतवाड़ी के बारे में। देखते हैं रैयतवाड़ी क्या थी कि यह अंग्रेजों द्वारा भारत की भू राजस्व प्रणाली द्वारा लागू की गई थी। इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। 1792 में कैप्टन रीड के प्रयासों से इसको शुरू किया गया और ये सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले से शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त ये मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्से में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कुछ 51% हिस्सा आता था। रैयतवाड़ी के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिया गया था। ठीक है, जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से या सीधे व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक ही जो थे, रैयत यानी कृषक, वह भूस्वामी होते थे, जिससे भूमि की उपज का कुल जो 55% से 33% के बीच में जो लगान था, वह कंपनी को लागू करना पड़ता था। ठीक है, तो यह था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा से संबंधित आयोग के को विचार करिए, या शिक्षा से संबंधित जो आयोग है उसकी पहचान करिए। तो ये जितने भी ये आयोग आपको दिख रहे हैं, हाँ ठीक है, हार्टोग समिति, लिंडस आयोग, सप्रू समिति, सार्जेंट आयोग योजना, ये जितने भी हैं ये शिक्षा से संबंधित आयोग हैं। और इन सबका योगदान रहा है शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू करने का, और उस तरीके से पूरा जो योगदान रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। चार्ल्स ग्रांट भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की तरफ पहला योगदान दिया है और उनको बढ़ावा दिया है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें सूची 1 ये भी सुमेलित करने वाला। देखिए इसमें सूची 1 और सूची 2 दी है। इसमें अकाल, जैसे में जो भारत में अकाल पड़े थे उससे संबंधित जिन आयोगों की स्थापना की गई है उसके बारे में। तो जो सबसे पहला है, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे उसके बारे में बताना। जो सबसे पहला है जो आयोग है, स्ट्रेची आयोग, उसमें समय कौन था? तो उस समय लॉर्ड लिटन। ठीक है। फिर है दूसरा लियाल आयोग 1897 में, इस समय लॉर्ड एल्गिन थे गवर्नर जनरल। तीसरा है मैकडॉनल्ड आयोग, उस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। और चौथा है वुडहेड आयोग 1943 से 44, इस समय लॉर्ड वेवल गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा कूट बना के। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं? तो इसका ऑप्शन सही है डी, दादा भाई नौरोजी। एक तरीके से उन्होंने कई प्रकार की ऐसी चीज़ों का बारे में बताया। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो कार्य किए गए थे उसको अनिष्टों का अनिष्ट, धन के निकास का जो सिद्धांत था वह इन्होंने बताया था। और एक तरीके से किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत से धन ले जाके ब्रिटिश में अपना विकास किया है, किस तरीके से भारत का धन ब्रिटिश में काम किया गया है, उसके बारे में जो इन्होंने पूरा बताया गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम ब्रिटिश के समय पे जो था वह रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इन्हें रेलवे का जनक माना जाता है। इस समय 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर की जो थी वह जो रेल चलाई गई थी। इसके अलावा इन्होंने और इनके समय में और भी कई चीज़ें हुई, जैसे कि 1854 में इन्होंने पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था, जिससे भारत में पहली बार टिकट का प्रचलन हुआ था। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी
और लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की गई थी। इस समय के दौरान ही 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा लागू की गई थी। ये भी हम इसी समय पे देखते हैं। ठीक है, तो कई जो कार्य थे वो हमने देखा है कि लॉर्ड डलहौजी की सीमा के समय पे किए गए थे और 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान इन्होंने जो उस समय जो सिविल सर्विसेज की जो एज थी उसको भी बढ़ा के 18 से 23 वर्ष के समय कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इनके समय पे हुई थी। अब हम देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार के एकाधिकार को कब खो दिया था? तो इसका ऑप्शन सी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो चाय का अधिकार था वह ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खो दिया। तो अब अन्य कंपनियों द्वारा भी चाय का व्यापार किया जा सकता था। पहले जो ये अधिकार था वह केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था। फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिश से अन्य कंपनियां भी आती हैं और वहाँ भी हमें व्यापार देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।